all to the YouTube channel of Pradis Institute of Education, and today we will be starting with lecture number 2 for our topic some basic concepts of chemistry. चलो उससे पहले let me brief you about the packages that are there already on the application. We have packages for junior classes as well as the senior classes, and as you all know we have started the course for NEET as well. You all are well aware about it. Now next is, this is all the features that are being provided on the application that is there. And one more thing, as you know that on the application you can get access for the NEET related content as well. Okay, chalo. These are your class timings for physics, chemistry and biology as discussed already. You can have a check at it so that you don't miss any of your classes. Chaliye. Now we have to start from where we left. In the previous lecture we studied about the significant figures, right? So today we will be studying about the operations जो हमें significant figures के terms में करने होते हैं. See, addition, subtraction, multiplication and division we have to study. Okay, so the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. क्या मतलब है इसका? For example, हम ले लेते हैं, direct example से पढ़ते हैं इसको. जैसे 32.96, 2.811 and 5.02. ठीक है, ये हमारे पास डाटा है और इसी का हमें एडिशन करना है, तो जल्दी से एडिशन कर लेते हैं इसका. We get what? 00 लगा दो, but then again हमें नहीं लगाना है क्योंकि फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो फिर हमारे कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होगी, तो ये चीज अवॉइड कर लेना, थोड़ा ओरली सॉल्व कर लेना इसको. See here, we get 1, 6, 7, 8 and 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Decimal 1 carry on, 2, 3, 4, 5, 5 plus 5, 10, carry on 1, 3 plus 1, 4. This is the final result. Final result that we got upon addition. तो अब क्या करना है? जो हमारा final answer होगा, वो किन terms में होने वाला है? तो see, इस particular term में हमारे पास decimal के बाद कितने numbers हैं? 2. यहाँ कितने हैं? 3. यहाँ कितने हैं? 2. ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, वो लोएस्ट पॉसिबल डिजिट में होगा. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम अपना आंसर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में नहीं देंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में देंगे. आप बोलते हैं कि मैम से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 6 नहीं होता, 6 नहीं होता, तो फिर हमारा यहाँ पर से ये वाला डिजिट हट जाता, तो क्या होता कि केवल और केवल डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बचता. तो जो फाइनल आंसर होता उसमें भी हम डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट तक आंसर अपना लिखते. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब चलो, तो डेसिमल के बाद जस्ट सिंगल डिजिट अगर हम लिखेंगे तो व्हाट विल बी गेट 40.7 एज आवर आंसर. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी हम यही चीज करते हैं सेम. से फॉर एग्जांपल 2.5 into 1.25 गिवन है विच इज इक्वल टू 3. 2.5 into 1.25 इट इज गिवन. सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट? 3.125. लेकिन यहां पर देख लो आप कि 2.5 डेसिमल के बाद जस्ट एक नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेसिमल के बाद जस्ट एक नंबर तक. So what is our answer? 3.1 like this. Clear है इतनी बात? चलिए. Now let us move to laws of chemical combination. Okay, the very first law is law of conservation of mass, जो कि हमें already पता है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि mass of reactants is equal to the mass of products. Yes, matter is neither created nor destroyed, it only changes from one form to another. यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो देखो अब, अगर से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ वेरी इजी रिएक्शन, H2 plus O2 gives us what? H2O. इनिशियली वी नीड टू चेक ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा. हमें ये लॉ एक बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए चेक करना है. ठीक है, तो देख लो यहां पर हाउ विल वी डू द बैलेंसिंग लाइक दिस. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का मास कितना आता है और प्रोडक्ट्स का मास कितना आता है चेक करते हैं.
कि क्या मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स है या नहीं है। तो देखो, here we get 4 plus O2 is 32. So how much are we getting? 36 as the mass of reactants. And as far as products are concerned, एक मॉलिक्यूल का मास 18, तो 2 का 36, 36, ठीक है। तो ये मास हो गया प्रोडक्ट्स का। रिएक्टेंट्स का कितना आया? 36, प्रोडक्ट्स का कितना आया? 36। वेरीफाइड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass of reactants is equal to mass of products. That is what this particular law says. I'll write it down and you can note it down as well. Mass of reactants is equal to mass of products. Easy as that. आप कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लो, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लो और उसमें चेक कर लो ये चीज, it will be verified for each and every balanced chemical equation, ठीक है। चलो, now let us move to another law, that is law of definite proportions. बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, चलो देखते हैं क्या है। Proust worked with 2 samples of cupric carbonate, okay, one of which was natural origin and the other one was synthetic. Natural origin मतलब जो cupric carbonate Proust ने लिया था, है ना, वो एक तो उन्हें naturally मिला था और दूसरी चीज क्या थी कि दूसरा वाला सैंपल सिंथेटिक था। से फॉर एग्जांपल सिंथेटिक वाला सैंपल B है एंड नेचुरल वाला सैंपल A है, ठीक है। तो इन्हें क्यूप्रिक और कार्बोनेट 2 सैंपल्स से मिला। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स। मतलब जो कॉपर का कंपोजिशन था, जो कार्बन का कंपोजिशन था और जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन था, दोनों सैंपल्स में इट वाज सेम, एग्जैक्ट सेम, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in the same proportion by mass. किस चीज की बात कर रहे हैं? मास के सेम होने की, ठीक है, कि हमें सोर्स से मतलब नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल CO2 है ना, आप एटमॉस्फेरिक CO2 ले लो और आप एक ऐसा CO2 ले लो जो कि हमें किसी कार्बोनेट सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से मिला है ना। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या मिलता है? CaO प्लस CO2, राइट। तो ये CO2 चाहे यहां से ले लो, चाहे आप एटमॉस्फेरिक CO2 ले लो, आपको क्या देखने मिलेगा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का कंटेंट है दोनों ही सैंपल्स में इट इज एग्जैक्ट सेम। जैसे अगर हम इस CO2 की बात करते हैं तो कार्बन इज हाउ मच? 12, ऑक्सीजन इज हाउ मच बाय मास? इट इज 32, ठीक है। तो रेशियो क्या है? 2 6 12, 2 16 32। फर्दर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो वी गेट 2 3 6 एंड 2 8 16, 3:8 कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली इसमें हमें यही रेशियो मिलेगी, दैट इज 3:8। तो कुछ डिफरेंस निकला? नहीं। तो वही वो कहना चाहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, हमें सोर्स से मतलब नहीं है। A given compound always contains same elements combined together in a same proportion by mass. मैंने यहाँ पर masses लिए हैं, तो proportion किसका same होगा? उनके masses का same होगा। Clear है? चलिए, now we'll move on to law of multiple proportions. ये भी बहुत interesting law है, students को confuse करता है, लेकिन बहुत easily इसको समझ लेंगे। See, what the law says is, according to this law, if 2 elements can combine to form more than one compound, 2 elements हैं, 2 same elements हैं, वो अलग अलग ratios में combine कर रहे हैं हमें अलग अलग compound देने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक element तो fixed रहता है, एक element का जो mass है वो दोनों ही compounds में fixed रहता है, लेकिन जो दूसरा element है उसका जो मास है that bears a simple whole number ratio. चेक करते हैं। सी, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। जब ये कंबाइन करेंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रोडक्ट है H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है।
तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम यहां पर बाय मास रेशियो देखें तो क्या देखने मिलती है, सी यहां पर हाइड्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है यहां पर हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स, यहां पर भी 2 ग्राम्स में प्रेजेंट है NH2, राइट, एंड ऑक्सीजन यहां पर 16 और यहां पर 32। तो देखो ये जो है हाइड्रोजन, ये तो दोनों में 2 ग्राम्स ही है ना, ये तो दोनों में 2 ग्राम्स ही है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन डिफरेंट मासेस में प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट मासेस में प्रेजेंट है, तो इनकी जब हम रेशियो निकालते हैं क्या निकल के आती है, ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन इन वाटर एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन इन वाटर एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा वेट, इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन इन वाटर एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रेशियो क्या निकल कर आती है, 16:32, that is 1:2. This bears a simple whole number ratio. This is nothing but the law of multiple proportion. एक बार रीड आउट कर लेते हैं। See, according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with the fixed mass of other element. इनकी बात हो रही है, the masses of that element that combines with the fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. इसकी बात हो रही है, ठीक है। For example, hydrogen combines with oxygen to form two compounds, namely water and hydrogen peroxide. और फिर इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन का मास तो फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन वेरिएबल कॉम्पोजिशन में बाय मास कंबाइन कर रहा है, और ये जो रेशियो आती है इनके मासेस की, दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है इतनी बात? चलो, नाउ वील मूव ऑन फॉरवर्ड। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है? इज इट करेक्ट? क्योंकि अभी टिल डेट हमें पता है कि एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर इट्स सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ थी, जो कि डाल्टन का पोस्टुलेट था। अब all atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. Atoms of different elements differ in mass. अब सही बात है, अलग एलिमेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन तो इसका मास 16 है, फिर वी हैव व्हाट, हाइड्रोजन, इसका मास 1 है, लिथियम मास कितना है, 6 है, ठीक है, लाइक दिस। तो वो बोल रहे हैं कि मासेस डिफर करेंगे अगर एलिमेंट चेंज होगा तो, लेकिन ये चीज किसके केस में सही नहीं है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हमने देखे हैं जहां पर मासेस अलग अलग होते हैं सेम एलिमेंट के लिए? सी, वी हैव हर्ड ऑफ टू टर्म्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एंड आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, लेकिन एलिमेंट्स डिफर कर जाते हैं। आइसोबार्स इज डिफरेंट एलिमेंट लेकिन मास इज सेम, वेयरएज आइसोटोप्स में क्या होता है, एलिमेंट सेम लेकिन मास इज डिफरेंट। से फॉर एग्जांपल कार्बन का आइसोटोप आप कंसिडर कर लो, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और एटॉमिक नंबर क्या है, 6 ही तो है, 6 is the atomic number, right? तो एलिमेंट तो हमारा सेम हो गया, लेकिन मासेस डिफर कर गए ना, तो ये स्टेटमेंट भी भाई साहब गड़बड़ थी। क्या बोल रहे हैं, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। क्या ये स्टेटमेंट सही आ रही है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस, हेंस प्रूव्ड कि कुछ तो लोचा है इसमें, है ना। Now, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. तो चलो ये तो ठीक है, मान लेते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एक फिक्स्ड रेशियो में 2, 3, 4 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट सही था। अब केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व
reorganization of atoms, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो वो किसको जस्टिफाई कर रहा है? ये फोर्थ पोस्टुलेट किसे जस्टिफाई कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. ठीक है, तो ये चीज तो हमने देख ली ऑलरेडी कि केमिकल रिएक्शंस में केवल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स बनते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जैसे NaCl का फॉर्मेशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल देखो, एक बार देख लेते हैं. NaCl का फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं तो कैसे बनेगा NaCl भाई? कैसे बनता है NaCl? एसिड और बेस से ही बनता है ना. सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. HCl plus NaOH gives us what? NaCl plus H2O. So what happens is यहाँ पर H और Cl के बीच में बॉन्ड टूटता है, Na और OH के बीच में बॉन्ड टूटता है, एंड फिर Na और Cl के बीच में बॉन्ड नया बनता है, like that. तो what does a chemical reaction involve? Nothing but the making and breaking of bonds. और हमने नहीं देखा कि यहाँ सोडियम गायब हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पर था, राइट हैंड साइड से गायब हो गया. क्या ऐसा कभी होता है किसी केमिकल रिएक्शन में? नहीं होता, राइट? तो वही वो बोल रहे थे डाल्टन कि इट सिंपली इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. मतलब वो रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को, इधर से उधर जाकर के रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं. दैट इज ऑल. कोई भी गायब नहीं होता है. तभी बोलते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, चलो. Now let us move on to atomic, molecular and formula masses. Okay, ठीक है. As far as atomic masses are concerned, so we are well aware कि atomic masses क्या है. एक सिंगल एटम का मास, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम की बात करें तो उसका मास 6 है, ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसका मास 8 है. दिस इज व्हाट इज द एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए. क्यों? क्योंकि वी नीड टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मासेस, राइट? तो जब हम मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए. अब से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का मास हमें कैलकुलेट करना है एंड द मॉलिक्यूल इज H2SO4, राइट? H2SO4 मॉलिक्यूल है. तो इसमें है क्या? है तो एटम्स ही ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम्स, यही है, राइट? तो अब इसके लिए इंडिविजुअली हमें एटॉमिक मासेस की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो when we are going to calculate the mass, what it comes out to be, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. सल्फर का कितना होता है? 32. ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 16. ठीक है, तो अगर H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसका हम जब मास निकालते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ठीक है, तो सी हाइड्रोजन इज 1, प्रेजेंट कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 1 into 2. ठीक है, फिर बीच में लगाते हैं प्लस साइन. सल्फर का कितना है? 32, तो लिख दिया एज इट इज. ऑक्सीजन का कितना है भाई? एक एटम का मास 16. कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है? 4 स्पीशीज प्रेजेंट है, तो 16 into 4 कर देते हैं. ठीक है, तो चलो 2 plus 32 plus 64. So finally what do we get? 4, 5, 6, 7, 8. 8 and 6 plus 3, 9. 98 grams we got as the molecular mass of H2SO4. Molecular mass of H2SO4. क्लियर है इतनी बात? चलिए, ठीक है. अब ऐसे ही हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मास कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें उनके एटॉमिक मासेस पता है तो. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है, ये जो आगे हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो चलिए जल्दी से एक बार कुछ मॉलिक्यूल्स का मास डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आई नो कि कुछ चीजें भूल चुके हो, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं, देन फिर वील मूव ऑन. Okay, say for example NH4, OH, NaCl, KCl, फिर MgSO4, what else? NH4 whole twice,
SO4, इनके मासेस हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और बताओ CaCO3, चलो इतने काफी हैं, देख लेते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4 का कितना होगा, NH4OH का कितना होगा। सी नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 4 एंड 5, कितने प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, मैं डायरेक्टली 5 लिख दे रही हूँ। ऑक्सीजन 16, सो व्हाट डू वी गेट, 5 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 5 कैरी ऑन 1 1 2 3, 35 ग्राम्स। नाउ NaCl का कितना हो जाएगा 23 फॉर सोडियम एंड Cl is 35.5, so what do we get, we get 0.5 as it is 8 3 2 5, 58.5 grams. Next is KCl, पोटेशियम का होता है 19 एटॉमिक मास प्लस Cl is 35.5, so again we get what 0.5 grams, 5 plus 9 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 3 4 5, 54.5, ठीक है। क्लियर है। अब MgSO4 मैग्नीशियम का कितना होता है 24 is the atomic mass for magnesium, then sulfur 32, ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर ले, आ जाएगा आपका मास। NH4 होल ट्वाइस SO4, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, NH4 होल ट्वाइस है ना, ये जो स्पीशीज है कैसे लिखी है NH4 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस, तो पहले इसका मास निकाल लो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो इट इज 18 into 2, that is 36, so it will be 36 plus 32 plus 64, आ जाएगा आपका मास। ओके, molecular mass, now for calcium it is 40 atomic mass, carbon it is 12, oxygen is 48, निकाल लो आ जाएगा 100 grams, ठीक है। This is how we calculate the molecular masses. Now comes formula mass, तो molecular mass बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, बस यही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम आगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। तो अगर आपको एटॉमिक मासेस नहीं याद है तो कॉमन एटम्स का तो याद कर ही लो, ठीक है। चलिए नाउ वी विल चेक फॉर फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं मेनली आयोनिक स्पीशीज के लिए। किन के लिए, आयोनिक स्पीशीज के लिए, क्योंकि आयोनिक स्पीशीज में क्या होता है, अब आयंस किस में प्रेजेंट होंगे, किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो एक सॉल्ट का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, बस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं बहुत सारे। तो अब ये बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का किया क्या जाए, तो कुछ मत करो, सिंपली एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल लो उनका एंड योर वर्क विल बी डन। जैसे NaCl के क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें वी हैव सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, राइट। एंड अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 1 sodium atom is surrounded by 6 chloride ions and 1 chloride ion is simultaneously surrounded by 6 sodium ions, ठीक है, ऐसा होता है। और ये सब मिलकर के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलें कैसे भाई, किस नाम से पुकारा जाए इनको, तो क्या करते हैं कि इनका कुछ एक सिंपल सा फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, एक लोएस्ट फॉर्मूला हम इनका निकाल लेते हैं और उसी नाम से फिर इनको बुलाएंगे, इनका नामकरण कर दिया। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आयोनिक स्पीशीज में जिनमें केवल और केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका हम केवल एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मास इज नथिंग, जैसे हम मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बस वही है। अब NaCl का मास अभी हमने कैलकुलेट किया ही था ना, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली एक आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, सो दिस इज डन फॉर आयोनिक स्पीशीज। अब जैसे MgCl2 इट इज ऑल्सो आयोनिक है ना, Na2SO4 इट इज ऑल्सो आयोनिक। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं ये सब आयोनिक होते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो
नाउ वी विल मूव ऑन टू मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास. ओके, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे. मोल कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बच्चे डरते हैं तो कुछ नहीं कर सकते. अब उसका वो डर भगाने का प्रयास कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? मोल इज नथिंग बट अ क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे आपका होता है ना किलोग्राम, लीटर, मीटर, वैसे ये मोल और कुछ नहीं बताता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है बस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देखो आप खुद सोचो कि जैसे अगर लेंथ के लिए लिखा है मीटर, तो मीटर क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है ना. लीटर, लीटर क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है. ऐसे ही मोल क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है कि भाई 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, कितना मोल है, लाइक दैट. ठीक है, एंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? MOL, MOL इसका रिप्रेजेंटेशन है. ओके, अच्छा, अब मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल एक स्ट्रेट पट्टी याद करनी है. वो मैं आपको बता देती हूँ एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड आई विल ऑल्सो बी देयर अलोंग विद यू. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे. पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है. सी, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, of any substance, it is equal to the molar mass, या आप बोलोगे ग्राम molecular mass of the substance. अब आप बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया, ग्राम molecular mass इतना बड़ा बड़ा. तो कुछ नहीं, जो अभी molecular mass जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ना, वो किस में आ रहा था? ग्राम्स में. इसीलिए बोल देते हैं कि molecular mass लेना तो है, लेकिन किस में लेना है? ग्राम्स में लेना है. So 1 mole of any substance is equal to the gram molecular mass. अब थोड़ा सा यहाँ पर रुककर बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑक्सीजन एटम लिया है, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, इसका मास कितना होता है गाइस? 32. एक एटम का मास होता है 16 ग्राम्स. और 2 एटम्स अगर गिवन है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनका मास आता है 32 ग्राम्स. ओके, अब यही ये मॉलिक्यूल का मास है ना इन ग्राम्स, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, या सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करूंगी आगे GMM. इतनी लंबी स्पेलिंग लिखकर मुझसे मेहनत नहीं करवा सकते तुम लोग. आई विल राइट इट इन शॉर्ट GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अब यही से आप देखो ये जो होता है as per this statement, 1 mole of a substance is equal to its gram molecular mass. ये मैंने बोला, तो ये तो इसका ग्राम molecular mass ही है ना, तो ये कितना हो गया? It is equal to 1 mole. ठीक है, this is equal to 1 mole. So I am trying to explain you कि किसी भी substance का जो ग्राम molecular mass होता है वो equal to 1 mole होता है. ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं. See, check it out here. देखो, अगर CaCO3 लिया है हमने, है ना, तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? कैलकुलेट करके बताओ जरा. 100 ग्राम्स आता है. तो दिस 100 grams is nothing but it is equal to 1 mole of substance. ठीक है, अगर मैंने बोला है 200 grams of CaCO3, 200 grams of CaCO3 बोला है, तो भाई इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं मैं पूछ रही हूं कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 200 grams of CaCO3. अब हमें पता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो इक्वल टू 1 मोल होता है, मतलब कि 100 grams इज इक्वल टू 1 मोल. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 200 grams. 200 grams इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? तो क्या हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते? यूनिटरी मेथड लगा के नहीं निकाल सकते? क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल मैं x मोल कह दे रही हूं, x मोल है, तो x मोल इज इक्वल टू 200 grams इंटू 1 मोल अपॉन 100 grams. ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 200 कैंसिल, बचा कितना? केवल 2, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मोल.
तो क्या आ गया 2 मोल। मतलब कि 100 ग्राम में केवल 1 मोल प्रेजेंट है, तो 200 ग्राम में 2 मोल्स प्रेजेंट है, 300 ग्राम में 3 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट बताई है, आगे और भी मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्म्स हैं जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब थोड़ा बहुत और इसी को पकड़ के सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मोल्स are present in 96 grams of oxygen, O2. How many moles are present in 96 grams of oxygen? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हमें क्या पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा हमारी होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा हमारी होगी। सी, क्या पता है हमें कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ऐसे करके लिख लो छोटा सा, अभी प्रैक्टिस जब तक नहीं बनती है तब तक ऐसे छोटा छोटा लिख लिया करो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स में 1 मोल होते हैं, तो 96 ग्राम्स में कितने होंगे? x मोल्स। x की वैल्यू फाइंड कर लो। x मोल is equal to 1 mole into 96 grams upon 32 grams। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, 16 2 जा 32, 16 6 जा 96, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो क्या मिल गया हमें? इक्वल टू 3 मोल्स। मतलब 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट? 3 moles of oxygen are present in 96 grams of oxygen। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फर्दर और वेरिएशंस देखते हैं। अगर मोल्स दे दिया है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, या फिर मोल्स दे दिया, मॉलिक्यूलर मास पूछा है कि भाई बताओ इतने मोल्स में कितने अमाउंट ऑफ कुछ भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट देख लेते हैं। सी, how many grams of CO2 is present in say for example 4 moles of CO2? कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? थोड़ा सा सोचो और बताओ। C, how many grams of CO2 is present in 4 moles of CO2? मैंने क्या बोला? हमें अपनी हुकूमत दिखानी है। पहली स्टेटमेंट भाई हमारी होगी। हमें क्या पता है कि 1 मोल CO2 is equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, जो कि कितना होता है? 12 प्लस 32 is equal to 44 ग्राम्स, है ना? सो 1 मोल में 44 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो कितना पूछा है? 4 मोल्स में कितने होंगे? 4 मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे? x ग्राम्स प्रेजेंट होंगे। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 44 इंटू 4 अपॉन 1। दिस इज इन ग्राम्स, दिस इज इन मोल, दिस इज इन मोल। ओके, मोल से मोल कैंसिल। What do we get? 4 4s are 16, carry on 1, 4 4s are 16, 17. 176 grams of CO2 is present in 4 moles of CO2. Clear है इतनी बात? ठीक है? So this is how we solve a few questions. अब चलिए, अब ये बहुत हो गया, ये वाली स्टेटमेंट हमें बिल्कुल रॉक सॉलिड हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हम आगे देखते हैं इसका फर्दर वेरिएशन। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ग्राम 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, फर्दर यही इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होता है? इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज।
Na molecules, atoms, ions, wait, Na molecules, atoms, ions, इस तरह से, ठीक है। एंड यही फर्दर इक्वल टू होता है 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, बट ये आपको कुछ बुक्स में 22.7 भी मिलेगा देखने के लिए, बट ठीक है, यू कैन टेक इट एज 22.4 ऑल्सो। ओके, सो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे होता है ना, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी भी होता है। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू Na होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 22.4 लीटर्स भी होता है, इस तरह से, ठीक है। इक्वल टू लगा है ना सबके बीच में, मतलब कि क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, हम इनको इक्वेट करके कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से अपना वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमें ये स्टेटमेंट आएगी देखने के लिए या यूज होगी, ठीक है। तो एक बॉक्स बना लो आप भी और मेक श्योर दैट ये बाय हार्ट आप लर्न कर ले, बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दे विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अभी, प्रॉब्लम्स आर नॉट डन येट, प्रॉब्लम्स बहुत सारी करेंगे। First, let us cover the chapter, the concepts, and then we'll switch to the problems. Okay? चलो, अब आता है empirical formula for molecular formula. क्या होता है empirical formula की अगर बात करते हैं, तो empirical formula is nothing but the simplest formula या representation of elements present, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में हम रिप्रेजेंट करते हैं जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें इन आर एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखा है, एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of the atoms that are present in a molecule of a compound. ओके, तो इसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं, हम समझेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी हैव अ फ्यू स्टेप्स, इसको देखेंगे, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, वो तो ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट नंबर बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है CH2O, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। और अगर आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, आगे चल के हम देखेंगे कि अगर इस वैल्यू को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो we get C6H12O6. What do we get? We get C6H12O6. What is this? Nothing but glucose. And glucose is a molecule in itself. तो what happens? ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। अब ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या किया, आगे जब पढ़ेंगे स्टेप्स तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आप इतना समझ लो कि सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। ये जो जितने भी हमारे सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, इनको हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखा है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स जो कि प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, ठीक है। ये हमारा मेन कंपाउंड है। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। और अब एम्पिरिकल फॉर्मूला की स्टेप वाइज एनालिसिस हम कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फॉर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। अब परसेंट मतलब क्या होता है, पर 100, है ना। तो अगर हम अपने कंपाउंड का मास 100 ग्राम्स लेकर चलते हैं तो उसमें 4.07 ग्राम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
24.27 ग्राम्स कार्बन प्रेजेंट है और 71.65 ग्राम्स क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ बोला है कि मोलर मास इस कंपाउंड का इतना है, व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा बोला है इन्होंने कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें इनको बताना है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन वी हैव, स्टेप 1 कहती है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। ये जो मास प्रेजेंट है, परसेंट मतलब पर 100 ग्राम्स जो मास प्रेजेंट है इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो since we are having mass percent, it is convenient to use 100 grams of the compound as the starting material. Thus, in the 100 gram sample of the above compound, 4.07 grams of hydrogen, 24.27 grams of carbon and 71.65 grams of chlorine are present. ठीक है, इतना इसमें composition present है। हमने परसेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम्स में, कुछ नहीं किया, पूरे कंपाउंड को 100 ग्राम के इक्वल मान लिया और उसमें फिर हमने जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन था उसको सिंपली हमने ग्राम्स में मान लिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो एज पर दैट गिवन वेट कितना था फॉर हाइड्रोजन 4.07 इन द क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1.008 ग्राम्स, या आप 1 ग्राम्स भी ले सकते हो। So what do we get, 4.04 as its number of moles. Similarly, moles of carbon कितना given था, 24.27 grams given था and molecular mass क्या होता है 12 grams. हम number of moles किसी भी substance का कैसे निकालते हैं, number of moles कैसे निकालते हैं किसी भी substance का, given weight upon molecular weight, यस तो गिवन वेट कितना था 24.27, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है या एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ऐसे ही निकालते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलरली क्लोरीन का गिवन वेट 71 था, मॉलिक्यूलर वेट 35, तो या एटॉमिक वेट 35, तो हमारे पास क्या आया 2.021, मतलब जो भी स्पीशीज है ना उसका हमें वेट लेना है। अब वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम, यहाँ पर एटम है सिंगल सिंगल तो एटॉमिक मास ले रहे हैं, एटॉमिक वेट ले रहे हैं, ओके। तो मोल्स आते हैं 4.04, 2.02 एंड 2.02 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप की हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इन्हें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे और एक होल नंबर रेशियो निकाल लेंगे, सी लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए थे 4.04, 2.021, 2.021 फॉर कार्बन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। सी हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना आया था 4.04, 2.021, 2.021, यही आए थे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट नंबर्स में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा नंबर है ना इसको सबसे छोटे नंबर से, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा तो मुझे 2.021 ही दिख रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू को, इससे दिस विल बी 4.041 डिवाइडेड बाय 0.021, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 2.021, sorry wait, this is not 0.021, it is 2.021, 2.021, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2.021, 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उससे डिवाइड कर देंगे सारे ही नंबर ऑफ मोल्स को। तो हमें क्या मिलता है, फाइनली वी कम टू सी की यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी, इसको डिवाइड करने के बाद 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 1, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो ये क्या आ गई, ये आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब आपको नहीं लगता कि हम नियर टू एम्पिरिकल फॉर्मूला पहुंच रहे हैं, यस। सो सी व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ना, हाउ डू वी राइट, हाइड्रोजन कितना 2, तो ये नीचे 2 लिख दिया, कार्बन कितना 1 और क्लोरीन कितना 1, ठीक है। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। So it goes like this, CH2Cl, ये हो गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला,
ये क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, केवल और केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में बोला था ना कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, लो भाई कर दिया कैलकुलेट। अब इसका जो स्टेप वाइज प्रोसेस है आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर यू विल बी हैंडी विद इट। ओके, अब सी नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। लिख दिया भाई हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगली बात आती है, अब हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, नाउ फाइनल स्टेप इज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया भाई, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब कंपाउंड है क्या एग्जैक्टली वो भी तो दिखा दो, तो चलो उसको देखते हैं। उसके लिए हमें क्या लगेगा, जो अभी हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ना, जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, व्हाट वाज इट, CH2Cl, यही है ना। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है इसी का मास कैलकुलेट करेंगे। क्या मिलेगा हमको, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5। ओके, so what do we get it, we get it approximately equal to 49.48. okay, this is what we get, empirical formula mass. अब ये जो empirical formula mass आया है, आप याद करो कि starting of the question में हमें molar mass given था। क्या given था, molar mass। ओके, तो अब हमें जब empirical formula mass मिल चुका है 49.48, सी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल चुका है 49.48 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास कितना गिवन था, 98 पॉइंट समथिंग ना, 98 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है, 98.89 या जो भी था। ओके, अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, मोलार मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो ये क्या आ जाता है, क्या मिलता है हमें, मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हमें मिलता है 98.89, जो भी हो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 49.48 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास n की वैल्यू आती है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि n की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो क्या था, CH2Cl। इसमें वो n की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोल रहे थे ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था ग्लूकोज का जो कंपाउंड था उसमें हमने कुछ 6 मल्टीप्लाई किया था। व्हाट वाज दैट 6, दिस वाज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 है, तो C2H4Cl2 यही हो जाएगा, एंड यही है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज नथिंग बट आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चेक करो, divide molar mass by empirical formula mass, multiply the empirical formula by n obtained above to get the molecular formula empirical formula equal to CH2Cl, n is equal to 2, hence the molecular formula is C2H4Cl2। clear है इतनी बात? yes, now अब empirical formula पर ही कुछ daily practice questions कर लेते हैं। yes, okay, the very first question is here, you have to calculate the simplest formula of the compound। simplest formula जब भी बोलते हैं मतलब क्या होता है कि molecular formula calculate करने नहीं बोला है, empirical formula calculate करने बोला है। ठीक है, तो simplest formula is the terminology for nothing but empirical formula only। okay, अब a compound contains elements x and y in the ratio 50% each, atomic mass of x is 20 and y is 40, what can be its simplest formula? चलो try it, then we'll solve the question। okay, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका बाय मास कॉम्पोजिशन इन ग्राम्स पता करना है।
तो x is equal to 50 grams and y is how much? Equal to 50 grams again. 50-50% दिया है ना. इसके बाद we'll have to calculate the number of moles of x and y. x and y की number of moles कितने हैं? How we are going to calculate that? Given weight upon molecular weight या given weight upon atomic weight. So 50 is the given weight upon molecular weight या atomic weight is how much? For x it is 20. So upon 20. Similarly यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 upon 40. तो चलो क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल. 2 2s are 4. 2 5s are 10. Okay. And यहाँ पर 4 1s are 4. Yes. And 2s are 8. So we get 1.25. Yes. अब फिर हमें इनकी सिंपलेस्ट n की वैल्यू निकालनी होती है. Yes. सिंपलेस्ट रेशियो जिसे हम बोलते हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2.5 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पर 1.25 को किससे डिवाइड करेंगे? 1.25 से. ओके. सो व्हाट डू वी गेट? क्या 1.25 इक्वल टू 2.5 होगा? लेट अस चेक आउट. 1.25 इंटू 2. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 2 1s are 2. Yes, it is 2.5. ओके. तो ये हमें मिल गया 2 एंड यहाँ पे we'll get 1. तो इनकी वैल्यू क्या आई? 2 and 1. So what will be the simplest formula या empirical formula for this particular compound जो भी है? It is 2 and y is 1. तो it will be equal to x2y. ओके. अच्छा, अब अगर हमें बोलें क्वेश्चन में कि हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है तो क्या हम वो बता पाएंगे? चलो इससे तो हम इसका एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है तो इससे हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे एंड हमें जो n की वैल्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करनी होगी उसके लिए हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है बट वो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. सो व्हाट विल वी से? दैट डाटा इज इनसफिशिएंट. ओके. सो दिस वाज वन क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्विच टू अनदर क्वेश्चन. Question number 2 says that empirical formula of a compound is CH2O2. I'm not writing the whole question. Empirical formula of the compound is CH2O2. Okay. हमें क्या बताना है? What can be its molecular formula? Molecular formula क्या हो सकता है इसका? What can be its molecular formula? तो ऑप्शंस आपको जो गिवन है दे आर इन MCQ टाइप A, B, C and D. C. First is C2H2O4. C2H2O4. Okay. Second is C2H2 and it is O2. Third one is C2H4O4 and fourth one is CH4O4. क्या लगता है? See here. अब ये जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O2 इसको हम किसी n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं राइट. तो से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 हुई, अगर 1 हुई बाय चांस तो हमारा फॉर्मूला CH2O2 भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 हुई तो. अगर n की वैल्यू 2 होती है, लेट अस चेक आउट, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? C2H4O4. ओके, मतलब जस्ट मल्टीपल ऑफ 2. तो कैन वी सी एनी ऑप्शन लाइक दिस C2H4O4? यस, वी हैव वन. जस्ट इन केस, चलो ये तो ऑप्शंस दिए हैं. अब ऑप्शंस देखकर, सिंस ये 2 and 4 के आसपास ही है ना, तो हम 4 से ज्यादा इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं भाई, वो तो कुछ अलग ही फिर आंसर आएगा. से फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी तो 5 2s are 10 10, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं. तो n की वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे कि ऑप्शंस किस हिसाब से दिए हुए हैं? मैक्सिमम वैल्यू 4 दी है, ठीक है, तो इस हिसाब से वी विल चूज आर n की वैल्यू. तो एज पर दैट अगर हमने n की वैल्यू 2 ली है तो वी आर गेटिंग आवर आंसर इजीली. मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, n की वैल्यू 3 ले लेते, बट
इट इज ऑल ऑन द हिट एंड ट्रायल। आप देखो यहाँ पर CH2O2 है, तो या तो यही हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, क्या ये हो सकता है? हमें कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू तो एज इट इज है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये सेम हो सकती है, बिल्कुल सेम हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ये सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 आया है मतलब पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर 4 आना चाहिए। वैसे हिट एंड ट्रायल से भी वी कैन चूज आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an organic compound contains carbon is equal to 40%, hydrogen is equal to 13.33%. okay, carbon कितना है 40%, hydrogen is 13.33% and nitrogen is how much? 46.67%. okay, what we have to calculate, we have to find its empirical formula. Find empirical formula. try करो, then I'll help you out. options हैं, four. Try it once. See here. Okay. तो सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर ली, ग्राम्स में, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या है 40 ग्राम्स, 13.33 ग्राम्स एंड 46.67 ग्राम्स। ओके, देन फिर हमें कैलकुलेट करना है इनके नंबर ऑफ मोल्स, तो इट विल बी 40/12, 13.33/1 एंड 46.67 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इज 14। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 12 3s are 36, okay 36 we get 4 again, 12 3s are 36, 12 3s are 36 like that। यहाँ पर हमें 13.33 ही मिलेगा एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, 14 3s are 42 होगा एंड हाउ मच इज लेफ्ट 4, अगेन 14 3s are 42, okay so something around 33 only, this is what we'll get। एक बार चेक कर लो, चलिए ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मोल्स दैट वी गॉट। अब फर्दर क्या करना है, इन मोल्स का हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। तो क्या करेंगे, इन जो भी हमारे मोल्स आए हैं इनको लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो लीस्ट नंबर तो मुझे 3.33 ही दिख रहा है, तो what we'll do is we will divide it by 3.33 and again here 3.33 divided by 3.33, yes this is what we are getting finally, right? अब n की वैल्यू आ जाएगी क्या 1, यहाँ पर 3 4s are 12 होता है
approximately, तो we'll get the value as 4 and again 1. So this is what is the whole number ratio and हमें सिर्फ empirical formula calculate करना है ना. तो कार्बन के लिए क्या आया 1, हाइड्रोजन के लिए we got 4 and नाइट्रोजन के लिए we got 1. So CH4N is our simplest formula या empirical formula. Do we have any option? Yes. ठीक है, so D is the correct option. This is how you solve the problems related to empirical formula. Okay, chalo. Now let us solve a few questions based on the significant figures, right? एक बार वो भी कर लेते हैं, then we will switch to next topic. See. Okay, so the question says how many significant figures are present in Avogadro number. Okay, क्या लगता है? What is Avogadro number? Na is equal to 6.023 into 10 to the power 23, right? अब हमने रूल के हिसाब से क्या पढ़ा था कि जितने भी ऐसे एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं उनमें जो n की वैल्यू होती है ये दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, और हमने ऐसे इसको ओपन करके भी देखा था कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर लगाते हैं तो हमें किस तरह से ये मिलेगा. बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे यार, लिख दूं क्या? चलो देख लो, मजे आएंगे. सी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना, तो 23 जीरोस ना आकर के केवल कितने आएंगे 20 जीरोस. वाई? बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट इधर आएगा. सो अगर ये डेसिमल पॉइंट हटता है तो व्हाट डू वी गेट 6023 एंड 20 जीरोस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, अब आप खुद ही सोचो ना कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं सिर्फ वही सिग्निफिकेंट होते हैं और बाकी ये वाले जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट. क्यों? These are not significant. Why? Because decimal point के right side में होते तो significant माने जाते, है ना. तो as per that यहाँ पर ये वाला जीरो आप बोलोगे कि फिर ये क्यों significant है? क्यों? क्योंकि बेटा ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है ना, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हो गए 4. एंड शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें जो भी n की वैल्यू है आप चुपचाप वही मान लो कि उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. ये ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो, लेट अस स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051 आर. कितने हैं भाई? देखो डेसिमल के राइट साइड में है ये जीरोस, तो क्या ये माने जाएंगे सिग्निफिकेंट? क्या लगता है आपको? विल दे बी सिग्निफिकेंट या फिर नहीं होंगे सिग्निफिकेंट? अगर यहां पर मैं 1 लगा दूं तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि एक नॉन जीरो नंबर आ गया ना भाई पहले. लेकिन अगर 1 नहीं है और तब भी जीरोस राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस में है तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे एंड केवल 2 नॉन जीरो नंबर्स विल ओनली बी सिग्निफिकेंट. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? इन दिस वन वी हैव 2. ठीक है, चलो. Okay, a sample was weighed using 2 different balances. Next question is, a sample was weighed using 2 different balances. अब भाई 2 different balances से बैलेंस क्या है? मतलब कि अनसर्टेनिटी पक्की है, राइट? A sample was weighed using 2 different balances. The results were
first is 3.929 grams and second one is 4.0 grams. 3.929 grams, second one is 4.0 grams. ठीक है. How would the weight of the sample be reported? कैसे रिपोर्ट करेंगे हम? How would the weight of the sample be reported is the question. ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ. ऑप्शन नंबर 1 is 3.929 only. ऑप्शन नंबर 2 is 3 grams. 3.929, 3 grams. Then we have 3.0 grams and another one is 3.93 grams. Let me check it out if it is like this. हाँ, 3.93 grams. ओके, तो क्या लगता है? How will we report the weight of the sample? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ का. 3.929 grams है. See, weight of the sample was weighed using two different balances and we got these two results. How would the weight of the sample be reported? किस तरह से हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सारे गिवन ऑप्शंस हैं. तो the one that is closest, इसमें देखो क्या करते हैं, 3.93 इज द आंसर, बट इसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. अब राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को एक बार यहीं पर देख लेते हैं. अब आ गया है तो सी. इसमें क्या करना है, सिंपली 3 रूल्स है. रूल नंबर 1, 2 एंड 3. हमें लास्ट डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना होता है, इफ द लास्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट जिसे बोलते हैं, लास्ट डिजिट इज टू बी राउंडेड ऑफ. से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिजिट है 62.937, इस तरह से हमारे पास डिजिट है. ये वाला जो लास्ट या राइट मोस्ट नंबर है, इसको अगर हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, चेक करते हैं. अगर ये 5 से ज्यादा है, 3 कंडीशंस बताई थी ना, मोर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5. अगर मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा. तो ये हमारा रिजल्ट बनता है 62.94, जो कि पिछले क्वेश्चन में हुआ है. ठीक है. लेस देन 5 है अगर ये नंबर, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है, फॉर एग्जांपल 62.934 है, लेस देन 5 है ये वाला नंबर. अगर ये लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में कुछ प्लस नहीं होगा एंड इसको एज इट इज लिख देंगे 62.93 ओनली एज इट इज. ठीक है. अगर जो लास्ट या राइट मोस्ट नंबर है उसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो 62.935 क्या बोला है. अगर इक्वल टू 5 है तो क्या करेंगे, अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो इसमें +1 करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे. 925 है अगर, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा. ठीक है. अगर राइट मोस्ट नंबर 5 ही है जिस राउंड ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर 62.94 इन दिस केस एंड 62.92 एज इट इज इन दिस केस. ठीक है. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स. चलिए ओके. अब कुछ क्वेश्चन स्मॉल कॉन्सेप्ट आज किया है, तो कुछ क्वेश्चन स्मॉल कॉन्सेप्ट पर भी कर लेते हैं. सी. ओके, सो द क्वेश्चन सेज 1 mole of CH4 contains molecules and final answer है 3 grams of carbon. Check out. 1 mole of CH4 contains.
देखो 1 मोल ऑफ CH4 है अगर, तो करस्पॉन्डिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर कितना बोला है, सिर्फ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ CH4 हैज हाउ मेनी, देखो 1 मोल ऑफ CH4 हैज हाउ मेनी 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, तो कार्बन कितना प्रेजेंट है 12 ग्राम्स एंड हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 4 ग्राम्स, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इतने नहीं होंगे, इट विल बी एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर 6.023 होता तो ये करेक्ट हो जाता। 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन तो है नहीं, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन C. The question says 7.5 grams of a gas occupies 5.8 liters of volume at STP. The gas is, you have to tell. Okay, so हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है NO, CO, N2O and CO2. NO, CO, N2O and CO2, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। चलिए ट्राई कर लीजिए। इसमें क्या एक्सप्रेशन यूज होगा, आई विल टेल यू कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास of any substance is equal to 22.4 liters of any gas at STP. चलो देखो, yes, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ is equal to 22.4 liters of any gas at STP होता है, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में समझा था। अब सी है, बोला गया 7.5 ग्राम्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.8 लीटर्स, इन्होंने स्टेटमेंट दी है 7.5 grams of gas occupies how many 5.8 liters। हमें पता है 22.4 liters का मास कितना हो सकता है, अगर सेम एक गैस है वो 5.8 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रही है इतना मास, तो 22.4 लीटर्स कितना मास ऑक्यूपाई करेगा, या कौन सी वाली गैस का मास। ओके, सो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वील गेट 22.4 into 7.5 upon 5.8। ओके, चलो ओके, so we can take it as 2 2s are 4, 2 9s are 18, we get 2.9, 11.2, इसको approximately equal to 3 ही ले लो, so what can we write, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 10 11, 2 3 7s are 21, ओके, वी गेट 1 3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3.73 इंटू 7.5, 5 3s are 15, कैरी ऑन 1, 5 7s are 35, 36, 3 5 3s are 15 16 17 18, then this is 7, okay, 7 3s are 21, 2 7 7s are 49, 50 51, 7 3s are 21, 21 plus 5 26, 5 7 8 9 6 plus 1 7 and 2, and how many decimal 3 point, okay, so 27.9 which is approximately equal to what, 28 ग्राम्स। तो चेक करो अब ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें कौन सी गैस का मास 28 ग्राम्स है। CO2 तो 44 होता है, नाइट्रोजन 14 2s are 28, 28 plus 16 gives us 8 9 10 11 12 13 14, 4 कैरी ऑन 1 2 3 4 44। CO का कितना होगा, 12 plus 16 8 28 grams, 28 grams, is that so? Yes, so our answer will be 28, 12 and 16, yeah, 6 7 8, yeah। नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, 14 and 16, 30, no, our answer is 28 grams, ठीक है, that is CO।
This gas will occupy 22.4 liters. Clear है इतना? चलो. Okay. So guys, this is all about today's class, and in the next lecture we will continue with stoichiometry and concentration terms, all of those things. Chaliye. So do not forget to subscribe the channel, और आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पे भी follow कर सकते हो, and share it as much as you can since it is free of cost, so anyone can watch it and prepare for their NEET entrance. Chaliye. Have a great day. Thank you all of you.